पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट और उसके ड्रॉबैक्स। उसके ड्रॉबैक्स कुछ इस तरह थे कि कॉन्टीन्यूस मोशन थी, कॉन्टीन्यूस एनर्जी थी और कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम था। अब कॉन्टीन्यूस मोशन से मुराद के इलेक्ट्रॉन बग़ैर किसी ऑर्बिट के मूव करते रहता था न्यूक्लियस के गिर्द, और अगर वो ज़्यादा एनर्जी इमिट करे तो वो जाके फिर न्यूक्लियस में क्रैश भी हो सकता था, जिससे पूरा एटम ख़राब हो सकता था। अब लेकिन ये हमारे पास तो शो नहीं हुआ, तो बोहर ने हमारे पास कुछ इस तरह का एटम प्रपोज किया के अंदर ऑर्बिट्स के अंदर सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इनकी एनर्जी भी फिक्स्ड है। अब इस क्वांटाइज्ड एनर्जी की वजह से हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रिवॉल्व करेगा तो हमारे पास रदरफोर्ड की तरह नहीं होगा कि एनर्जी इमिट कर करके ये न्यूक्लियस में जाके क्रैश हो जाए और फुल एटम का मॉडल ख़राब हो जाए। तो इसी वजह से बोहर का एटम हमारे पास बिल्कुल एटम का सही मॉडल माना जाता है, और बोहर ने हमारे पास ये डिफरेंट ऑर्बिट्स को नाम दिए। जिस तरह N1 हमारे पास K शेल है, N2 हमारे पास L शेल है, N3 हमारे पास M शेल है, N4 हमारे पास N शेल है। अब एक और चीज़ आप लोगों को ऑर्बिट्स के बारे में बताऊं कि हमारे पास जो ऑर्बिट होते हैं वो इस तरह की सर्कल लाइंस नहीं होती। अब ये तो हम लोग खुद ही प्रपोज करते हैं कि ऑर्बिट्स होंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे होने के उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं तो उधर ही वो सर्कल करेगा, उससे हम ऑर्बिट का नाम दे देते हैं, इस तरह ऑर्बिट का। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। जैसे पहला पॉइंट है ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी एंड ईच ऑर्बिट इज़ कॉल्ड एनर्जी लेवल। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास ऑर्बिट है, पहले भी जैसे बताया था कि सबकी फिक्स एनर्जी होती है, और इन सब ऑर्बिट्स को हम फिर एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज़ फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज़। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिस तरह ये सबसे करीब है न्यूक्लियस के, मतलब इसके पास कम एनर्जी है। ये दो जो है, अब ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है तो इनके पास दरमियानी एनर्जी होगी। इस तरह जितने दूर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। थर्ड पॉइंट है लाइट इज ऑब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट एंड एमिटेड व्हेन फॉल्स इनटू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट। अब यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास, अगर ये हमारे पास दो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास N4 में चले जाए, यानी N शेल में चले जाए, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी ये लाइट जो है यहाँ पे अब्जॉर्व कर लेंगे। और अगर वो यहीं से फिर वापस N3 या N2 में चले जाएं, यानी M शेल या L शेल में चले जाएं, तो इनकी जो लाइट है, इनके अंदर से लाइट एनर्जी वो बाहर निकल जाएगी और कम हो जाएगी। ये इसकी तरफ आ रहे हैं। आपको मैंने पहले 3 पॉइंट समझा चुका हूँ। अब हम आते हैं फैक्ट की तरफ। हमारे पास फैक्ट है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π वेयर h इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। द वैल्यू ऑफ h इज 6.626 इंटू 10⁻34 J/s। अब यहाँ पे हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की। अब आपके जहनों में, सबके जहनों में ये सवाल आता होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्बिट सबसे नियर है न्यूक्लियस के, तो इसका एंगुलर मोमेंटम सबसे कम होगा, यानी स्पीड आप समझ ले उसकी सबसे कम होगी। लेकिन जितना ज़्यादा आपका ऑर्बिट बढ़ते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, उतना ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम होते जाएगा। अब जिस तरह हम एक एग्जांपल ले लें कि आप छोटी सी इतनी सी रोप ले लें और उसके साथ एक इतना सा पत्थर बांध दें, तो आपको पहले तो घुमाने में बहुत आसानी होगी, लेकिन आप उसे मतलब थोड़ा और ज़्यादा बड़ा कर देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा, और वही पत्थर आप उसके साथ बांधेंगे तो आपको ये महसूस होगा उसे घुमाने में ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसी तरह बड़ी रोप का हमारे पास एंगुलर मोमेंटम बढ़ते जाएगा और छोटी रोप का हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम से हमारे पास यही मुराद है कि जितनी बड़े हमारे पास चीज़ होती जाएगी उतना ज़्यादा हमारे पास उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ते जाएगा। तो इसी के साथ हमारा फिर आज का बोहर वाला एटॉमिक मॉडल भी ख़त्म होता है।